तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो मैग्नेट वाला पार्ट ले रहे हैं हम। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसके बाद में जो चैप्टर है, इसके बाद में मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो ये दोनों मिलाकर के इसके 2 से 3 क्वेश्चंस हर हालत में आते हैं। चैप्टर अच्छा है तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का थीम ये है, हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे, फालतू बात नहीं करेंगे, कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो इसके पास में रखी हुई मैग्नेटिक निडल जो होती है, यानी कि चुंबकीय सुई मैग्नेटिक निडल होती है, जिसका एक ऊपर का पार्ट जो डार्क किया गया है ये है N और ये है S। इसके अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना? ऐसा हमें बताया था सबसे पहले किसने? ऑरस्टेड ने। ऑरस्टेड ने यही एक्सपेरिमेंट किया था जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ऑरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि एक वायर लिया था और उस वायर में करंट पास की गई थी और उसके पास में मैग्नेटिक नीडल रखी गई थी, और इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो गया था। इसे ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो ऑरस्टेड ने ही सबसे पहले ये बताया था कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑरस्टेड, करंट कैरिंग वायर यानी कि जिस करंट में वायर प्रोड्यूस की जाती है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और इसे ही हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है ना? जो सबसे पहले ऑरस्टेड ने हमें बताया था, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज डिस्कवर्ड बाय ऑरस्टेड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, किससे हम डिनोट करते हैं? तो कंपैरिजन थोड़ा सा कर लें हम इलेक्ट्रिक फील्ड से। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा है हमने कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी ही तरह से मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका दूसरा नाम मैग्नेटिक इंडक्शन भी होता है, और इसी का नाम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी होता है, या सिंपल मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट पोल। जिस तरह से
चार्ज दो टाइप के होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। वैसे ही पोल भी दो टाइप के होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल को प्लस एम से और साउथ पोल को माइनस एम से दिखाते हैं। जिस तरह से चार्ज की यूनिट होती है एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसको कि कूलम कहा जाता है, इसी तरह से ये जो m लिखा गया है यहाँ पर, जिसको पोल या फिर इसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, इसकी यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर। कंपैरिजन से याद करना आसान रहता है। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट एम्पियर पर मीटर होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जो आपने कहा था कि F बाई क्यू, जिसको आप कह सकते हो अब न्यूटन पर कूलम, इसी तरह से B को हम बोल पाएंगे F बाई पोल स्ट्रेंथ। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। और इस न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर को हम टेस्ला भी कहते हैं। और इसी का एक और नाम भी होता है जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे, वो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये सभी इसकी SI यूनिट्स होती हैं। इसी तरह से अगर हम इसको यहाँ पर CGS यूनिट में लिखें, क्योंकि ये तो SI यूनिट है, तो न्यूटन की जगह बन जाएगा डाइन और कूलम की जगह बन जाएगा स्टेट कूलम। इसी तरह से CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है डाइन बाय बायोट इंटू सेंटीमीटर, जिसको कि कहते हैं गाउस। और इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो सामने आता है वो ये होता है कि 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गाउस होता है। जहां जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड E कैलकुलेट करते थे, वहां वहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। डायरेक्शन हम निकालना सीख लेंगे आगे। और मैग्नेटिक फील्ड जो आप पता लगाएंगे करंट कैरिंग वायर का, मैग्नेटिक फील्ड पता लगाने के लिए इस चैप्टर में हम 2 लॉज को यूज करेंगे। पहला होगा बायो सावर्ट लॉ और दूसरा होगा एम्पियर्स लॉ। आपको बस करंट कैरिंग वायर चाहिए, वो वायर किसी भी शेप का हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए आपको इस चैप्टर में क्या चाहिए, आपको चाहिए करंट कैरिंग वायर। तो पहले हम पढ़ते हैं बायो सावर्ट लॉ। जिसको शॉर्टकट में हम BSL कहेंगे। बायो सावर्ट ने, या हम ये बोल सकते हैं कि बायो सावर्ट लॉ से हम क्या पता लगाएंगे। तो बायो सावर्ट लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर। तो एक इंपॉर्टेंट चीज हमें जो पता लगी है कि पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं पता लगा पाएंगे, एक छोटे से टुकड़े का ही हम मैग्नेटिक फील्ड पता लगा पाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी किसका, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। जैसे कूलम्ब्स लॉ भी पॉइंट चार्ज की बात करता है, तो ये भी पॉइंट वायर की बात करेगा। ठीक है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो फिर कंपैरिजन के तहत अगर हम देखना चाहें, कूलम्ब्स लॉ हमें सिखाता था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q, तो इससे R डिस्टेंस पर चार्ज Q रखा है आपने पॉइंट O पर, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो P पर, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा होगा KQ/R²। यहाँ पर ये Q है तो लो KQ/R²। लेकिन आपको पता है कि ये फॉर्मूला जो है वो केवल और केवल पॉइंट चार्जेस पे लगेगा। ये है कूलम्ब्स लॉ। से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पता लगाया था। बायो सावर्ट ने भी हमसे यही बोला कि पूरे वायर को मत देखो आप वायर का एक छोटा सा पार्ट देखो। तो ये वायर है, और इस वायर को एक बार आप भूल जाओ और इसके छोटे से पार्ट को देखो, तो वायर का छोटा सा जो पार्ट होगा वो तो एक पॉइंट एलिमेंट की तरह ही काम करेगा। तो पूरे वायर्स की तो उन्होंने बात भी नहीं करी। उन्होंने कहा कि आप तो केवल इस एलिमेंट को देखो। ठीक है ना। जैसे ये चार्ज क्यू है, वैसे छोटा सा एलिमेंट है। इस एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी है, क्योंकि ये छोटा एलिमेंट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा ही आएगा, स्मॉल एलिमेंट आएगा। तो जैसे यहाँ पर के था तो वैसे यहाँ पर के लगा दिया, क्यू की जगह पोल लगा दिया, और पोल होता है एम्पियर, एम्पियर का करंट, और मीटर डीएल डिवाइडेड बाय R²। अब उन्होंने एक बात जो ध्यान से देखी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो यहाँ पे नजर आएगा वो ये आएगा कि करंट जब फ्लो हो रही है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो करंट की डायरेक्शन अगर इस तरफ जा रही है और पॉइंट इस तरफ है, तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड एंगल पे भी डिपेंड करेगा। तो अगर ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा है तो उस एंगल के लिए यहाँ पे लगा दिया गया साइन थीटा। तो इसका मतलब आया तो ये बेसिकली कूलम्ब्स लॉ से ही है। एक बार फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर कि एक वायर होगा, और आप इस वायर के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लोगे। एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है आपने, ये बहुत छोटा है, यहाँ पर बड़ा दिख रहा है, इसमें ये करंट फ्लो हो रही है। तो सबसे पहला काम जो आपने किया वो ये कि आपने एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया, और इस एलिमेंट की लेंथ थी dl, करंट थी इसमें I। अब आपने उस पॉइंट को देखा जिस पर आप मैग्नेटिक फील्ड चाहते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा पॉइंट P पर वो होता है KI/dl साइन थीटा बाय R²। जैसे आपने कूलम्ब्स लॉ याद किया है तो आपको ये तो याद ही करना पड़ेगा। कौन कौन क्या है उसमें से हम कुछ बात सीख चुके हैं। थीटा यहाँ पर कैसे आएगा, थीटा आएगा, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एलिमेंट पर,
करंट की डायरेक्शन में, और उसके बाद में आप इस एलिमेंट को पॉइंट P से जोड़ देंगे तो आपको दो लाइन मिल जाएगी। एक ये मिल गई लाइन 1 और एक ये मिल गया ज्वाइन करने से लाइन 2। इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल आएगा वो है थीटा। थीटा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा यह मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सबसे पहला काम यही होगा कि आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें। कहां ड्रॉ करेंगे? एलिमेंट पर ड्रॉ करेंगे। किस डायरेक्शन में करेंगे? करंट की डायरेक्शन में। तो ये मिल जाएगी आपको एक लाइन, जिसे आपने कह दिया लाइन नंबर 1। अब आप दूसरी लाइन खींचेंगे और उस एलिमेंट को आप, जो एलिमेंट आपने चुना है, उसको उस पॉइंट पर ले जाएंगे जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ये बन जाएगी लाइन नंबर 2। इन दोनों लाइन के बीच में आप एंगल देख लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये वायर है, आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। आपने ये एलिमेंट ले रखा है, करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है। तो सबसे पहला तो आप क्या करते हैं, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करेंगे? एलिमेंट के ऊपर ड्रॉ करेंगे। किस डायरेक्शन में करेंगे? करंट की डायरेक्शन में करेंगे। और उसके बाद में इस एलिमेंट को इस पॉइंट से मिला देंगे जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। दो लाइन मिल गई है आपके पास में, ये है पहली लाइन और ये है दूसरी लाइन। इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो थीटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपने एलिमेंट ये ले लिया, पॉइंट है आपका Q, तो आप क्या करेंगे, इस एलिमेंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस एलिमेंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। दो लाइन बनानी है आपको और ये एंगल थीटा आ जाएगा। पहली लाइन टेंजेंट बनाएगी और दूसरी लाइन आप उस पॉइंट से मिलाएंगे जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। r डिस्टेंस पर ये पॉइंट होगा। तो इस तरह से थीटा आ जाएगा और थीटा आने के बाद में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब रही बात k की, क्योंकि फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, dV इक्वल टू k I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। इसमें k कहलाता है बायो सावर्ट कांस्टेंट, और इस k की वैल्यू SI यूनिट्स में म्यू नॉट बाय 4 पाई होती है, जिसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। और CGS में k की वैल्यू 1 होती है। लेकिन आपको ये वैल्यू यूज करनी है क्योंकि ज्यादातर हम SI यूनिट ही काम में लेते हैं। तो वैल्यू चाहे कठिन हो लेकिन फिर भी आपको लेना तो SI यूनिट में ही है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो स्मॉल एलिमेंट के लिए dV इक्वल टू k I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर, जो अब बन जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। और अगर आपको पूरे पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा।
अगर आप बायो सावर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये होता है k आइडियल क्रॉस r बाय r क्यूब। r का मल्टीप्लाई r का डिवाइड किया, ए बी साइन थीटा को आपने ए क्रॉस बी लिख दिया। आप चाहें तो इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, k आइडियल वेक्टर r हो जाएगा r r कैप और डिवाइडेड बाय r क्यूब। एक r से ये कट जाएगा, नीचे स्क्वायर रह जाएगा, तो ये बन जाएगा k आइडियल क्रॉस r कैप बाय r स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही फॉर्म नीट में आ चुकी हैं। आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप वेक्टर ले रहे हैं तो नीचे क्यूब आएगा, और अगर आप यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, यहाँ पर ये आपने यूनिट वेक्टर यूज किया है तो नीचे स्क्वायर आएगा। तो ये बायो सावर्ट लॉ है, इसका आप वेक्टर फॉर्म याद रखिएगा, बायो सावर्ट लॉ का एक्सप्रेशन याद कीजिएगा। लेकिन क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं। कि बायो सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। उसमें सबसे पहली एप्लीकेशन आती है जो इम्पोर्टेंट भी है, सर्कुलर आर्क कॉइल की। यानी कि एक कॉइल होगी जिसमें करंट फ्लो हो रही होगी और उसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा। तो ये कॉइल है और इसके अंदर ये करंट फ्लो हो रही है, आई करंट, और आर रेडियस की ये कॉइल है। तो एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाय 2r। इसमें आई है करंट और आर है रेडियस। करंट को आप हमेशा एम्पियर में लेंगे, रेडियस हमेशा मीटर में रहेगी। म्यू नॉट की जगह आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आप या तो टेस्ला में लिखेंगे और या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर इस कॉइल में और भी टर्न्स हैं, जैसे ये कॉइल बहुत सारे टर्न से मिलकर के बनी है, तो इफ coil has n turns, तब टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय 2r। फॉर्मूले वैसे मैं आपको याद कराता जाऊंगा। अब रही बात कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। आप हमेशा दो मेथड यूज करें, एक तो राइट हैंड रूल और दूसरा वेक्टर रूल। राइट हैंड रूल राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हमें ये सिखाता है कि अगर फिंगर्स को आप करंट की डायरेक्शन में मोड़ देंगे तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। सर्कुलर कॉइल है तो करंट दो तरीके से ही फ्लो हो पाएगी, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज।
जैसे कि ये करंट है या फिर ये करंट है, तो इसमें आपने देखा कि करंट क्लॉकवाइज है और इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अपने राइट हैंड की फिंगर्स को आप घुमाइएगा तो इसमें जो थंब आएगा आपका, उंगलियों को घुमाने पर जो थंब आएगा वो परपेंडिकुलर इनवर्ट्स आएगा। परपेंडिकुलर इनवर्ट्स को क्रॉस से दिखाया जाएगा और इसमें जो थंब आएगा वो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आपके आंखों की तरफ आएगा, इसको डॉट से दिखाया जाएगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा डॉट और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा क्रॉस। तो यहाँ पर सी 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 का जोड़ा बनता है कि अगर करंट क्लॉकवाइज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होता है। ये बात अगर आपको याद हो जाएगी, क्लॉकवाइज करंट क्रॉस देती है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आपको डॉट देगी। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आपको डॉट मैग्नेटिक फील्ड देगी। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर इनवर्ट्स और डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। इनवर्ट्स आउटवर्ड्स की अगर हम बात करें साधारणतया तो ये होगा टुवर्ड्स द ग्राउंड और ये होगा टुवर्ड्स द स्काई। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और बायो-सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं कि सर्कुलर आर्क अगर होगी फिर उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। आर्क मतलब पूरा का पूरा सर्किल ना हो, केवल टुकड़ा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है। आर्क जो होता है वो एक सर्किल का ही एक पार्ट होता है। पूरा सर्किल नहीं होगा पर एक सर्किल का एक पार्ट होगा। तो आर्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा वो देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे ये पूरा सर्किल होता है और सर्किल का कुछ पार्ट अगर मिस हो जाता है तो वो आर्क बन जाती है। तो ये आर्क है यहाँ पर और ये सेंटर है। यहाँ पर अल्फा एंगल बन रहा है या चलिए मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है और इस आर्क में करंट फ्लो हो रही है। तो एट द सेंटर ऑफ द आर्क के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा। थीटा एंगल जो बन रहा है सेंटर पे आर्क जो एंगल बनाएगी वो एंगल है यहाँ पर थीटा। और जो थीटा एंगल आप लेंगे वो हमेशा रेडियन में लेंगे। पाई बाय 180 और डिग्री में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी और ये थीटा की वैल्यू जो मिलेगी उसको आप रख देंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सर्कुलर आर्क के जैसी आएगी, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज की तरह।
तो कुछ एक प्रॉब्लम्स करेंगे हम। सर्कुलर कॉइल पर और आर्क पर। ठीक है, जैसे कि ये कोई सर्कुलर कॉइल है, पूरा नहीं आ रहा। ये एक सर्कुलर कॉइल है, ये दूसरी सर्कुलर कॉइल है, तीसरी सर्कुलर कॉइल है, और इस तरह से अरेंज है ये। मान लेता हूं मैं इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है 2r, और इसकी रेडियस है 3r। इसमें करंट फ्लो हो रही है I, इसमें हो रही है 2i, इसमें हो रही है 3i, और आपसे पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड बताओ सेंटर पे कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। जितनी कॉइल्स हैं उतना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो पहला मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r, जो बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r, क्योंकि r रेडियस है। दूसरे में करंट फ्लो हो रही है 2i, और रेडियस है इसका 2r, तो ये भी कितना बन गया, म्यू नॉट आई बाय 2r। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट, करंट है 3i और रेडियस है 3r, तो ये भी बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब पहले में करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये डॉट हो जाएगा, और ये फिर क्रॉस हो जाएगा। डॉट और क्रॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो B1 माइनस B2 प्लस B3, क्योंकि ये था क्रॉस, ये था डॉट, और ये था क्रॉस, क्रॉस क्रॉस वाले जुड़ गए हैं, डॉट वाला माइनस हो गया, क्योंकि ये बराबर है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाय 2r, और डायरेक्शन आ जाएगी क्रॉस। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आता है आपके सामने, इस तरह का जो वायर का शेप है ये आपके सामने आ गया है। छोटे वाले की रेडियस r है और इस बड़े वाले की रेडियस 2r है। करंट I फ्लो हो रही है, तो ये छोटी वाली आर्क बन गई है। आप इस आर्क को देखेंगे, छोटी वाली आर्क, तो ये सेंटर पर 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। 180 डिग्री
तो थीटा हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 180 डिग्री बन रहा है, तो ये पाई हो गया। तो बड़ी वाली आर्क भी यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल ही बना रही है। छोटी आर्क का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, रेडियस है इसकी आर और थीटा की जगह पाई। और जो बड़ा वाला आर्क है म्यू नॉट आई, ठीक है ना, एंगल क्या बन रहा है पाई, लेकिन इसकी रेडियस है 2r, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 8r। ऊपर वाले में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, तो ये डॉट है एंटी क्लॉकवाइज। नीचे वाले में भी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो ऐड हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4r और म्यू नॉट आई बाय 8r। 8r एलसीएम आ जाएगा, 2 म्यू नॉट आई और म्यू नॉट आई, 3 म्यू नॉट आई और डॉट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पलक झपकते ही क्वेश्चंस हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। इस तरह से मान लेता हूं कि यहाँ पे ये आर्क है, ठीक है। अब ये आर्क किस तरह से अरेंज्ड है, ये आर्क यहाँ रखी है, फिर ये दूसरी आर्क है, फिर ये तीसरी आर्क है। इस तरह से ये आर्क रखी है, जो कि हर आर्क 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा है रेडियस है इसकी r, इसकी 2r, इसकी 3r, और ऐसे ये इनफाइनाइट तक रखी है। इसमें करंट फ्लो हो रही है I, इसमें I, इसमें I। मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है पॉइंट O पर। सबसे छोटी आर का मैग्नेटिक फील्ड आप सबसे पहले पता लगाइए, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और ये एंगल बना रहा है पाई बाय 2, 90 डिग्री का मतलब पाई बाय 2 होता है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 8r। बाकी को कैलकुलेट करने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि रेडियस का आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो B2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 8, रेडियस है 2r, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 16r। तीसरा हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 8 3r, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 24r। इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये डॉट है, ये क्रॉस है, ये डॉट है। ऐसे इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, सभी में कॉमन आएगा म्यू नॉट आई बाय 8r। एक जुड़ेगा तो दूसरा घटेगा, फिर तीसरा जुड़ेगा तो चौथा घटेगा, और इस तरह से चलेगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब ये जो सीरीज बनती है 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3, ln 1 प्लस x की सीरीज होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3
x4/4। इसमें अगर आपने x की जगह 1 पुट कर दिया तब ये बन जाएगा ln2। तो इस सीरीज की जो वैल्यू है वो ln2 के बराबर आएगी, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0I/8R और साथ में आएगा ln2। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, ये एक आर्क है और ये दूसरी आर्क है। आपसे ये कहा गया कि ये आर्क यहाँ रखिए, और ये सेंटर है। 90 डिग्री एंगल बन रहा है, करंट इसमें से फ्लो हो रही है। बड़े वाले की रेडियस है 2R, छोटे वाले की रेडियस है R, और आपसे पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। तो इसमें आपको दिख रहा है स्मॉल आर्क जो है वो π/2 का एंगल बना रही है 90 डिग्री का। तो बड़ी वाली जो आर्क है वो 270 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि 3 बार π/2। तो आप मैग्नेटिक फील्ड पता लगा लीजिए। छोटी वाली आर्क का मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0I/4πR π/2। तो ये आ जाएगा μ0I/8R। बड़ी वाली आर्क जो है वो 3π/2 का एंगल बना रही है और इसकी रेडियस भी 2R है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 μ0I ऊपर आ जाएगा, 4 2 जा 8 2 जा 16 R हो जाएगा। करंट दोनों में एक ही तरह से फ्लो हो रही है और दोनों में ही करंट क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज करंट है, ये करंट भी क्लॉकवाइज ही है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस ही आएंगे, दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस आएंगे तो ऐड हो जाएंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा B1 + B2। आप चाहें तो इसमें से μ0I/8R कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचेगा 1 + 3/2, 2 1 जा 2, ये 1 और 1.5 हो गया 5/2। तो 5 μ0I/16R और ये आ जाएगा क्रॉस। इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम, और इसकी थर्ड एप्लीकेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर आपको दो तरह के मिलेंगे, एक इनफाइनाइट लेंथ का होगा जिसके आगे वेरी लॉन्ग लिखा होगा, और एक फाइनाइट लेंथ का होगा। फाइनाइट लेंथ का वही होगा
जिसकी लेंथ आपको दे रखी होगी। अब जिसकी लेंथ नहीं दे रखी है, इसका मतलब ये है कि उसको इनफाइनाइट माना गया है। तो पहले हम बात करते हैं वेरी लॉन्ग वायर की। बहुत लंबा वायर है ये। आपको किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अगर, तो ये वायर है और इस वायर में करंट फ्लो हो रही है I। पॉइंट अगर इसके मिडिल रीजन में कहीं आता है, बीच में आसपास, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I बाय 2πr। अगर वायर के एक एंड के ठीक सामने पॉइंट आता है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I बाय 4πr। अगर पॉइंट वायर की लेंथ के ठीक नीचे आता है या फिर लेंथ के ऊपर आता है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। ये आप मैग्नेटिक फील्ड जरूर याद रख लीजिएगा। मिडिल रीजन में म्यू नॉट I बाय 2πr, इन द फ्रंट ऑफ एंड म्यू नॉट I बाय 4πr। तो अगर पॉइंट यहाँ पर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और एंड के सामने है तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड एंड के सामने आएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड मिडल रीजन में अगर पॉइंट होगा तो आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा। और एंड लेंथ के अलोंग होगा, वायर के ठीक ऊपर या वायर के नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। डायरेक्शन देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी स्ट्रेट वायर का, तो ये भी आप राइट हैंड रूल से या फिर आप वेक्टर रूल से देंगे। राइट हैंड रूल जो हमने सीखा था वही है, लेकिन बस उल्टा हो गया है। सर्कुलर आर्क के लिए जो हमने पढ़ा था राइट हैंड रूल, इसमें हमने कहा था कि फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में मुड़ जानी चाहिए, तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। यहां पर ऐसा ही है, बस ठीक उल्टा हो जाएगा। इसमें थंब करंट की डायरेक्शन में रहेगा, तो मुड़ी हुई फिंगर्स जो होंगी, मुड़ी हुई फिंगर्स, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक लाइंस देंगी। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, बाकी बिल्कुल वही का वही है। इस हिसाब से अगर आप चाहें तो अनऑफिशियली सर्कुलर कॉइल का ही रूल भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि अगर ये वायर है और आपको पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इस पॉइंट को कवर करते हुए आप इसको मोड़ा हुआ मान लें, एज्यूम कर लें पॉइंट P पर चाहिए, तो इस करंट को ऐसे मोड़ दें, तो ये करंट आपको क्लॉकवाइज दिख रही है। क्लॉकवाइज दिख रही है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस आ जाएगा। ऐसे ही अगर इस पॉइंट पर पूछा जाता तो आप इस करंट को इस तरह से घेरा बना देंगे, और ये करंट को घेरा बना दिया है आपने। अब ये कैसे दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, डॉट। जैसे ये वायर है,
इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आपने इसको करंट की डायरेक्शन में इस तरह से ऐसे मोड़ दिया। अब ये करंट आपको दिख रही है कि एंटी क्लॉकवाइज है तो डॉट आएगा। अगर ये पॉइंट यहाँ पर होता तो आप ये जो करंट आगे जा रही है इस करंट को आप ऐसे मोड़ देते पॉइंट क्यू को कवर करते हुए। ये कैसी हो गई है, घड़ी की डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज तो क्रॉस आ जाएगा। तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरह से पता लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसकी और एप्लीकेशन देखेंगे। तीनों को हम कैसे यूज करेंगे, सर्कुलर कॉइल को और वायर को और वायर की आर्क को, इनको मिला करके हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो बाय, टेक केयर।